अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रबा फातिमा और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं मिस्टर फाइक अली। ये कहीं मसरूफ मसरूफ से हैं, कहीं नहीं, हमेशा ही मसरूफ रहते हैं मुझे तो लगता है। आज हम जानेंगे इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में और इनके एक्सपीरियंस, इनका पिछला एक्सपीरियंस, रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शुक्रिया, आपने हम गरीब को इस काबिल समझा कि हम भी आपको इंटरव्यू दे सकें। इस गरीब को इस काबिल समझा, मैं अपनी जायदाद लुटाने थोड़ी आई हूँ आज फाइक। जी जी हाँ, हम खजाना लुटाने आए हैं इल्म का और इल्म की वसअतों का, कुछ आपसे जान सकेंगे। जी। तो मुझे ये बताइएगा फाइक, आपको 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से इतने काबिल, इतने होनहार, इतने टैलेंटेड, इतने मेहनती प्रिंसिपल्स, उनकी टीम और स्टाफ मेंबर्स और बाकी की टीम, बहुत मज़ा आ रहा है। जबरदस्त, आपको मजा आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शख्सियत को देखकर जो मैंने पहली अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाई वो मुझे फील हुआ, आप थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ पर क्लियर करिएगा। जी 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 क्या जी। ना मतलब वो जो होता है ना बचपन से एक छोटे बच्चों में होता है कि बॉस बनने का या लीडर बनने का या ऑर्डर चलाने का, तो क्या ये जो मेरा वहम है इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है? अब देखें, अच्छा लगा आपने ये सवाल किया। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें, इंसान जानबूझ के ऐसा तो नहीं बनता, ना ऐसा होता है। मुझे नहीं मालूम, पर जो मेरी स्कूलिंग है, मैंने 10 साल सेंट पैट से पढ़ा है। तो 10 साल में ना जितनी पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तो एक वक्त था कि उसमें मेरे अब्बू जाते थे। और अब्बू जाते थे, क्लास टीचर इतना भर भर के बताती थी माशाल्लाह से। और फिर एक उसमें बारी आती है कि आपने ना तमाम टीचर्स के पास जाना होता था। पेरेंट ने हर सब्जेक्ट टीचर के पास जाना होता था। तो उसमें अब्बू मुझे पेपर दे देते वो और बोलते थे कि मैं तो बस हो गई और मैं नहीं सुन सकता, ये क्लास टीचर को दे देना आप, और मैं चलो चला कर। तो कभी हम सब्जेक्ट टीचर के पास गए नहीं एक लंबा अरसा। पर उसके बाद जब अम्मी आना शुरू हो गई ना वहां पे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बताता हूँ। अच्छा, अब्बू और मैं जब बाहर भी जाते थे ना पेरेंट्स मीटिंग करके, तब भी पेरेंट्स आ जाते थे दूसरे बच्चों के। वो अलग मेरी बहुत जो है ना वो सलावातें सुनाते थे। पता नहीं क्यों, अब पता नहीं ऐसा वो बच्चे क्या अपने घर जाके बताते थे, आज तक मुझे नहीं समझ आया कि जैसे मैं राक्षस हूँ, मैं ही बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। तो ये स्कूल में मिथ रही है, मेरे मैट्रिक तक रही है, मैंने क्लास 1 से पढ़ा है। आप प्रिंसिपल हो, प्राइमरी सेक्शन के हेड हो, प्रिंसिपल हो, मैट्रिक सेक्शन के हेड हो, प्रिंसिपल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अलग से बुलाया है मेरे पेरेंट्स को यही पूछने के लिए कि हम इसको पनिश करते हैं, ये हमारे सामने ऐसे बैठता है जैसे हम इसके सामने पनिश में बैठे। तो अब मुझे तब भी नहीं समझ आता था। अब एक इंसान है, उस टाइम तो मैं बच्चा था, अब बैठने का अंदाज ही मेरा ऐसा था। तो पता नहीं, जब अम्मी आना शुरू हो गई तो अम्मी सब टीचर्स के पास जाती थी जानने के लिए। तो वहाँ भी सब टीचर्स ऐसे बोलते थे कि आपका बेटा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में यही सुना, आपका बेटा तो पॉलिटिशियन बनेगा, आपके बेटे से बात करते हुए हमें डर लगता है, आपके बेटे से कुछ पूछ लें तो ये हम पे मुसल्लत हो जाता है जैसे हमने कोई गलत सवाल कर दिया, आपका बेटा ये, आपका बेटा वो। अच्छा, उम्मी फिर मुझे मारती भी नहीं सबके सामने। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पिटा हूँ। मेरे अब्बू ने आज तक कभी भी मुझे ना मारा ना डांटा, कभी भी कुछ भी नहीं किया। वो बहुत अच्छे हैं। अम्मी भी बहुत अच्छी थी, अम्मी तो सबके सामने बिल्कुल बोलती थी कि आप जो कंप्लेन है बताएं, आपकी खुली छूट है, इसको मारें। तो फिर एक टाइम आया
कि टीचर ने मुझे जब मारा, मैट्रिक में था, उनकी हेड थी वो। अब जो उन्होंने मारा ना, तो मेरा ना खून निकला यहाँ से। तो अब उससे पहले मेरे कारनामे बहुत ज्यादा थे उस जगह पे। एक बहुत मशहूर थे हम, हमें टीचर मारता था, हम जंग न्यूज में कंप्लेन करते थे, वहां पे हम लिख कर भेज देते थे। अगले दिन फ्रंट पेज पे स्कूल का नाम आता था और टीचर्स का नाम आता था। तो वो अब वो स्कूल डर चुका था हम लोगों से कि भाई इनको नहीं मारना। पर उनकी हेड ने एक बार गलती से मार दिया, तो उसके अवस मुझे लालच मिली कि यार हम आपको हेड प्रीफेक्ट बनाते हैं, ये करते हैं, बस घर पे ही नहीं बताइएगा, ये नहीं करिएगा, फलाना धमाका। तो ऐसे ऐसे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों से मुझे नवाजा गया बचपन से ही, इसी तरीके से। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर आपको कोई हेड प्रिंसिपल, आम स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, वो निकालता है, तो मैं अपने हेड को बोलता था कि भाई आप ये चीज़ मुझे लिख के दे दें एक बार, कि हमने आपको निकाल दिया और कल से नहीं आइएगा। तो वो ऑटोमेटिकली डरते थे कि यार अब हमने इसको लिख के दे दिया, ये शामत लगाएगा हमारी, चलो इसको माफ कर देते हैं, ये वो, तो हम बैठ जाते थे। और एक टाइम ऐसे भी गुजरा है कि आधा दिन मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था, पनिश में टहलता था, सब करता था, घूमता था। सब स्टाफ देखते थे कि यार ये खड़ा रहता है। पर मेरा वाहिद ये भी रिकॉर्ड है कि मैं 10 साल में बार बार मॉनिटर भी बना हूँ, 10 साल के अंदर 10 बार बना हूँ, हर साल बनता था। अब ये तो देखें, मैनेजमेंट फैसला करती है ना, जब आपकी मीटिंग होती है टीचर्स की, सबकी हेड बैठते हैं, तो वो बच्चों को डिस्कस करते हैं। मैं कोई जबरदस्ती तो हाथ खड़ा नहीं करता था मुझे बना दें, वो बनाते थे कि बस इसको बनाए। अब वो मैट्रिक करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक बदमाश और एक शरीफ को मॉनिटर बनाते क्यों थे और हेड बनाते क्यों थे। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बनाते क्यों है। तो शरीफ मेरे साथ होता था तो जाहिर सी बात है वो बदमाश मुझे ही लगते थे। हमारे स्पोर्ट्स के सर हैं, बहुत सीनियर हैं, वो भी मेरी अम्मी पेरेंट्स मीटिंग में ढूंढ कर आते थे। कभी भी स्पोर्ट्स के जो है ना टीचर के पास कोई पेरेंट नहीं जाता, पर वो स्पेशली आते थे ये बताने के लिए कि आपका बेटा इतना बड़ा बदमाश है, अगर इसको कोई छेड़ दे तो ये पूरी गली रोड सदर की बंद करके इनकी पूरी ये टोला और ये तो बस इनका बस नहीं चले, आग लगा दे जैसे। तो अच्छा ऐसे हम थे नहीं, ना मैं था ना कोई था, पर मुझे उस टाइम भी बड़ी हैरत हुई, पता नहीं क्यों बोलते थे ये। अब ना मेरी ऐसी गैदरिंग रही है ना कुछ रहा है, बस वो एक आंखें है ना, मैंने 10 साल में 10 साल के अंदर ना हर साल टीचर से सुने, पता नहीं क्यों फाइक तुम्हारी देखने का अंदाज ऐसा है, बात करने का ऐसा है, आंखें ऐसी हैं, फलाना ऐसा है, चलने का स्टाइल ऐसा है, पता नहीं क्या क्या। अब मैं बोलता था सर क्या करें, अब इसको हम करें क्या। इवन इतना मैं अपनी आर्ट्स टीचर से इतना पिटता था, इतना वो हमें केन मारते थे, और वो वाहिद थे कि उनकी केन से सब डरते थे कि तुम सीधा चलो, अकड़ में नहीं चलो। अब मैं बोलता था सर करूं क्या मैं, या तो आप इतने पैसे दे दो मैं अपनी सर्जरी करा लूं और सही चलूं। अब जब मेरे चलने का स्टाइल ये है तो उसमें कोई अलाइनमेंट तो मैं कर नहीं सकता। अच्छा यही चीज फिर ना एक बड़ा अच्छी एक कॉलेज में भी यही रहा। अब पूरे कॉलेज को लगता था कि मैं कोई सियासी जमात का बहुत बड़ा हूँ, पता नहीं क्या हूँ। इवन मुझे कोई सियासत में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैट्रिक इंटर में हम सीधा सीधा जाते थे और आते थे। पर उनको 2 साल बाद जब मैं गया तो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, गवर्नमेंट था जाहिर सी बात है, वो बच्चों को पूछते कहाँ है, और कभी कभी तो जाते थे हम। तो उस टाइम भी प्रिंसिपल ने बोला बेटा 2 साल हो गए, तुम्हें एक बात बताता हूँ कि हमें ये लगता था कि तुम कोई सियासी जमात के हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं तो उनसे खुद भागते हैं, हमने घर वालों से ही सीखा है बेटा सियासत में नहीं पढ़ना, आप ये नहीं करना। ये चीज़ है। अब हम तो सुबह शाम मम्मी से पिटते थे, घर पे ही रहते थे। तो मेरी क्लास टीचर हैं, वो बहुत जल्द आएंगी कोरंगी कैंपस, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने मुझे फ़ोन करा था रिसेंटली। तो 10 साल बाद देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं मुझे। तो वो ज़ियाउद्दीन स्कूल एंड कॉलेज में है, वो अपने पूरे बच्चों को, कॉलेज के लड़के लड़कियों को लेकर आएंगी। उनकी ख्वाहिश है, वो सर रेहान से बहुत इंस्पायर हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस दिन कोरंगी हों और ये चीज़ उनसे पूछें, क्योंकि वो भी उनमें शुमार थे जो मेरी अम्मी को स्पेशली कहते थे कि ये आपका बच्चा तो आप जानती नहीं है क्या चीज़ है। तो अम्मी को आज तक यही कन्फ्यूजन रही कि मैं स्कूल में कोई बहुत बड़ा बदमाश रहा हूँ। तो जबकि ऐसा, पर अब वो तो वही बेहतर बताएंगी जब आएंगी सामने आपके। तो आप लोग ही पूछिएगा, हम तो कुछ भी नहीं पूछ सकते, आज तक हमें नहीं समझ आया। ऐसे ही कोचिंग में रहा है, मेरिटोरियस में जब मैं जाता था
तो मैंने वहाँ अपना ना 8 पढ़ा, 9 मैट्रिक पढ़ा, बल्कि सिर्फ 9 पढ़ा था। जब मैं मैट्रिक के लिए गया ना अपने दोस्त के साथ, तो वो मेरिटोरियस उस टाइम एक बहुत बड़ा ब्रांड था। तो वहाँ पे मुझे तो एडमिशन वालों ने सिर्फ नाम मैंने बताया अपना 5, तो उन्होंने मेरी शक्ल देख के बोला आप इनके भाई हैं? मैंने बोला जी। बोला हम आपको रख ही नहीं सकते। वो भी मुझे नहीं समझ आया कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो वो दोस्त आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं कि बहन भी बोलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रेपो रही है, पोजीशन होल्डर नहीं है। ये सारी कजन्स भी, बहन भी वहीं से पढ़े हैं और दूसरे स्कूल से भी पढ़े हैं, तो बड़ी रेपो रही है। पर आज तक मुझे समझ नहीं आया कि लोग पता नहीं क्यों जज क्या करते हैं, ऐसा क्या देखते हैं, जबकि मेरे जो दोस्त है वो मुझे यही बोलते हैं कि यार फाइक तुम्हारी शादी हो गई, बचपन नहीं जा रहा, तुम इतने खुश कैसे हो। हमारी जो शादीशुदा है वो तो उनकी बेगमें उनको घर से नहीं निकलने देती। वो तो बेचारे जो इतने फंटर थे सब, वो तो भीगी बिल्ली बन गए, अब चुप चुप के चलते हैं। और मैं वैसे ही हूँ। अब वो बचपना जो है मैं मारना नहीं चाहता अपने अंदर से उसको, क्योंकि ये जिंदा है। तो देखें आपका दिल भी खुश है, आपका माइंड भी चलता है उस हिसाब से, और मैं वैसे ही चलता हूँ जैसा हूँ। मैं सालों साल नहीं बदला। मुझे टीचर्स अभी भी यही बोलते हैं कि तुम जैसे हमारे क्लास 6-7 में थे अभी भी तुम वैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो मैं बोलता हूँ बदल के क्या करना है, ठीक है। जब हैं ऐसे तो अब हम क्या करें, किससे गिले शिकवे करें। हम अपनी नियति साफ रखे हुए हैं तो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब उसको हम ज़रूर कहेंगे कि ये तो हम, अगर आप बोले हम गिले शिकवे करें तो हम अपने अब्बू से करते हैं कि दिल चाहता है करें कि भाई हमें भी कुछ गलत सिखा देते। कैसे, क्योंकि वो भी एक सरकारी बहुत बड़े अफसर रहे हैं ग्रेड के। तो हम बोलते हैं हमें भी सिखाते, हम भी सीखते कि ये कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं। तो उनसे ही जब हमने नहीं सीखा, उन्होंने ही नहीं करा, तो हमने भी नहीं सीखा। तो आज भी हम कहीं और होते, फिर हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, फिटकार टपक रही होती, काला चेहरा होता, अजीब सी, उनकी चेहरों से ही पता चल जाते हैं कैसे लोग हैं। तो हमने सादगी सीखी है, सीधे रहे, हक सच के लिए लड़े हमेशा। कभी किसी के साथ ये नहीं कि उस तरफ बैठे उठे, उनके साथ हाथ मिला लिया, किसी के अगेंस्ट हो गए। जो सच है हम उसी के साथ चलते रहे हैं, सच के लिए हमेशा लड़े। इवन जो जहाँ मैं रहता था वो एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी। तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी भी हॉस्पिटल में, आप गवर्नमेंट के जाएं। तो इवन वो भी बोलते थे, वहाँ के लोग भी मेरी अम्मी को यही बोलते थे कि आपका बेटा, उस टाइम मैं यकीन करें क्लास 6-7 में होता था। तो उस टाइम आज से 12-15 साल पहले वो बोलते थे मेरी अम्मी को कि आपका बेटा किसी दिन ये हॉस्पिटल बेच के खा जाएगा। अब मैं वहाँ रहता था, मेरी क्या मुदाखलत किसी हॉस्पिटल में, क्या मैं रहता था नीचे, क्रिकेट खेल लिया तो खेल लिया, वरना अम्मी मुझे जाने ही नहीं देती थी। मैं घर पे ही रहता था। अम्मी जहाँ ट्यूशन जाता था साथ जाती थी, कोचिंग जाता था साथ जाती थी, और घर पे भी ट्यूशन अलग पढ़ता था, फिर भी फेल होता रहा। तो बस ये छोटी सी लाइफ ऐसी गुजरी है मेरी अभी तक। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। आपके फेस पर आज भी वो बचपना नज़र आता है। और आपकी इन वाक़यात को सुन के ना, अगर मैं अपने करिकुलम से एक क्वेश्चन रेज़ करना चाहूँ ना, हम लोग वाला वाली पर आपको पता है काम करते हैं। तो बस एक जस्ट फन क्वेश्चन है, मासूमाना सवाल है, बुरा मत मानिएगा सवाल को, बस आपको देखकर अभी अभी जहन में बना है कि अगर आपको एक दिन के लिए मसला पैदा करने वाला बना दिया जाए और आपको बनना पड़े मसला पैदा करने वाला, तो आप सबसे बड़ा मसला कौन सा पैदा करेंगे? मैं तो सबसे बड़ा मसला पैदा ये करूंगा, क्या पैदा करें, हम तो यही पैदा करूंगा सबसे बड़ा मसला कि जो बच्चों को सिखा रहे हैं सरयानी क्यों सिखा रहे हैं, यही सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के लिए। जब एक पुश्त नस्ल द नस्ल ये रिवायत चलती रही है, कारोबार बिजनेस चलता रहा है। मैंने काम किया है, ठीक है, मैंने स्कूल्स में अगर पढ़ा हूँ ना मैं, तो मैंने काम भी किया है बड़े होने के बाद। बहुत से स्कूल्स में बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, देखा बहुत करीब से, और बहुत करीब से सिस्टम जाना। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि सर ये क्या कर रहे हैं, ये कमा क्यों नहीं रहे,
ये बच्चों को इस काबिल क्यों बनाना है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, पैसा कमाएं, अपने लिए करें, अपने घर के लिए करें। सर तो एम दे रहे हैं कि भाई पहले घूमो फिरो, हज उम्रा करो, ऐयाशी करो, मैट्रिक को छोड़ो, पहले कमाओ, गाड़ी लो, घर लो, घर, और फिर जाके अपना इंटर को देख लो जब आप उस एज पे आ जाएंगे 18 साल में। तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं सर, मेरे तो समझ तो बहुत कुछ आ गया है, पर बहुत लोगों को, आवाम को नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे नज़दीक के। मैं तो बोलता हूँ सर को, सर पैसा कमाए ना, क्या कर रहे हैं, वही रिवायत करें। हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, छोड़ें आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें। कहाँ आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा नहीं, तुम अपना करो, 1 साल के अंदर अपने ताल्लुकात बनाओ और खुद अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लो और वो कमाओ। रिवायत तो ये चलती आ रही है, दस्तूर हमारे मुल्क का, तालीमी इदारों का, कि इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि गरीब जो है वो खुदकुशी कर ले, मर जाए, बच्चे को स्कूल से निकलवा ले इस टेंशन से कि भाई हम फीस ही नहीं पे कर सकते, हम ये 1000 रुपये भी कहाँ से लाएं। आपने सर रेहान ने तो स्कूल शुरू कर दिया, शुरू में 1000 रुपये का। अब गरीब के पास बोलता है कि यार, तो गरीब तो बोलता है कि मेरा सब भेज दो, बेटी को बाहर भेज देता है, दूसरे मुल्क भेज देता है, 25 साल के बाद, 20 साल की पढ़ाई के बाद, PhD के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप दूसरे क्यों देते हैं? ठीक है, एक बड़ा फाइक अच्छा आपके लिए कमेंट आया हुआ है कि ये तो खुद एक मसला है उनके लिए जो इनकी बात ना माने। अच्छा देखिए, बात ना मानने की ना, ये बड़ा है कि अगर आपको एक काम दिया जाता है ना, मैं तो बोलता हूँ गनमैन है, कोई कार्ड है, आप उसको लगा देते हैं, काम वाले को लगा देते हैं, काम ही नहीं बताते। हर ये हमारे मुल्क का इल्मिया है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि उनका काम क्या है। बाकी तो वो फिर वो तो सही बात है ना, दूसरे लोग आके उनका काम कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं अब आप सुकून से बैठ जाएं, क्या करेंगे आप, हम हैं, हम मुल्क चलाएंगे। तो फिर उस पर फिर सर यही कहते हैं ना, कुछ बोलो तो कहते हैं टाला आ जाएगा। तो ये रिवायत भी है। तो काम करना भी सिखाना पड़ता है, उसका एक अंदाज होता है। आप उनको बताएं कि यार आप काम करो, 2 घंटे काम करो, 10 मिनट ब्रेक लो, सुकून, आप अपने माइंड को रिलैक्स ले आओ, जीरो पे ले आओ, फिर आप 1-2 घंटे काम करो, इतना स्ट्रेस दो माइंड को कि वो 10 घंटे जो 10 मिनट जो है वो बिल्कुल सुकून में आ जाए, आप अच्छा अच्छा सोचो। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, पता है, मैं बहुत गुस्से वाला था। मैं अगर आप पता नहीं क्यों था, टीचर आई, आप उनसे पूछिएगा जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाका, वो पता नहीं क्या मुझे किस नाम से जानता था, पर मैं ना बहुत गुस्सा करता था, हर चीज़ पे मारने पे आ जाता था। तो ये चीज़ मैंने, जो हमारी यूनिवर्सिटी की एक मिस हैं, मिस सलीमा, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी पढ़ाती थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा अपनी पहली क्लास में, मुझे बुलाया, तो मेरे उन्होंने सेशंस करे ना, तो इन उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखी। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है ना कि आपको कोई ताना मार रहा है, आपको बुरा लग गया ना, 10 मिनट तक बुरा उसके बारे में सोचें, जो करना ही करें, पर एकदम से ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग पे जोर लगाएं, वो 2 मिनट 3 मिनट कुछ अच्छा ले आए दिमाग में, जैसे ही वो अच्छा लाएगा ना, वो बिल उसका मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं यही टेक्निक अपनाता हूँ, कोई मुझे जो भी बोले मैं सुनूंगा, अच्छा ओके ठीक है, 10 मिनट तक ऑब्जर्व करा, जितना मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन हो सकती है उसको ऑब्जर्व कर लिया, हजम कर लिया, ऑटोमेटिकली मुझे जो गाना पसंद है ना, वो 3 मिनट के लिए मैं अपने माइंड में ऑन कर लेता हूँ, वो गाना चलता रहता है, वो मैं अपनी धुन में मगन हो जाता हूँ उस 3 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के लिए, फिर इस तरीके से मैं अपना साइकिल चला रहा हूँ अभी तक। और ये इससे पता है, मैंने ना बहुत मुश्किल लगी इस जगह पे आने के बाद, बहुत लोगों ने कोशिश करी मुझे जो है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिश करी, मैं उनका नाम क्या लूं, बस उनको अल्लाह हिदायत दे कि मैं जो है खिंच के चलूं, बहुत उनके अंडर रह के चलूं, पर ये हो ना पाया। मंजिलें बहुत आसानी से मुझे मिलती गई, सिर्फ यही चीज़ है, माइंड को रिलैक्स रखा, ठीक है। हंसमुख चेहरा जो है ना, वो बहुत मुश्किल से लोगों के पास ऐसी मुस्कुराहट आती है। मुझे बहुत से लोग भी कहते थे, मेरी टीचर्स स्कूल में, कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है, आप हंसते रहते हो हर वक्त, कहा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत डांट सुनता था, मुझे इतना मारते थे स्कूल में, मैं इतना हंसता था, इतना हंसता था, वो और मारते थे, और वो थक जाते थे यही सोच के कि यार ये हंस क्यों रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये साइकी मैं अपने अंदर लाया ही नहीं हूँ कि भाई मारो तो गुस्सा करो, और जो है ना वो
अपना अपने बोझ बन जाए दिमाग को, क्योंकि आप सफर में जाते हैं ना, बहुत से ख्यालात आते हैं। आप हंसते रहें हंसते रहें हंसते रहें, खुद ही आपके अंदर से उसी वक्त सारी बुराइयां जो है ना जितनी भी हैं वो झड़ती रहेंगी। आपकी इस हंसने की बात से ना एक और सवाल जहन में आ गया कि जी। कोई ऐसा दिलचस्प या कोई भी ऐसा मसला जिसको हल करते करते आपको खुद हंसी भी आ गई हो। मसले देखें, जहां जहां मैंने काम किए हैं प्राइवेट सेक्टर्स और इदारों को तो मैं चलें कुछ नहीं कहता, बड़ी एक चीज़ें चलती रहती हैं प्राइवेट में, पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने बहुत काम किया है। सिंध असेंबली में मैं रहा हूँ, केपीटी में मैं रहा हूँ, उनके इदारा है। अब केपीटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ठीक है। सिंध असेंबली तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। उसके बाद केडीएलपी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। और केएमसी में भी थोड़ा बहुत, काफ़ी थोड़े टाइम तक मैं रहा। उन्होंने भी वहाँ से ख्वाहिशमंद आई थी जब मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था कि चले हम छोड़ें, सब काम छोड़ा करें, हमारे पास आ जाया करें। मैं बड़े छोटे छोटे मसलों के लिए जब पहुँच जाता था वहाँ पे, पता है, क्योंकि ये काम उनका है। ये जो सर रेहान की टेक्निक है ना, तो ये पता नहीं ये बच्चों में इन्होंने कैसे ट्रांसफर कर दी, जो लेवल 2 में लेकर आ रहे हैं कि हर बच्चे ने ना 3 कंप्लेन करनी है। मतलब आप ये चीज़ सोचें कि मैं ये चीज़ करता था उस टाइम पे, मैं हर छोटी चीज़ के लिए पहुंच जाता था। उस टाइम बैग लगा हुआ है, शर्ट टके ने, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का कार्ड लगा हुआ है। अब अगले देखते थे यार ये बच्चा आ रहा है और ये बच्चा हमें वो चीज़ें बता रहा है हमारे इदारे के बारे में जो हमें ही नहीं पता। तो उस टाइम भी मुझे कहते थे कि यार आप सब काम छोड़ें बेटा, आप हमें ही ज्वाइन कर लें। उस टाइम मैं ये कहता था कि भाई मुझे शौक ही नहीं है सरकारी नौकरी का, मेरा काम करके दो। आप यकीन करें, मैं इंटर में था जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो हम जिस गवर्नमेंट घर पे रहते थे ना, बहुत लोगों ने चाहा वो मिल जाए, वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, क्योंकि अब बच्चे हैं क्या करेंगे। मैं तो बज़िद हो गया था केएमसी में जाके कि मैं दे ही नहीं सकता। अच्छा पता चला वो दूसरों ने ट्रांसफर भी करा लिया। अच्छा फिर भी मैं नहीं रहा, मैं भी बज़िद हो गया कि ये लेके दिखाएं। उस पे बड़ा, आप यकीन करें, मैं उस टाइम मेरी कोई 18 साल का भी नहीं था, 17 साल का भी नहीं था। सियासी लोग होते हैं ना, मैं तो उस जमात का नाम नहीं लूंगा, जो केएमसी से काफ़ी अरसे तक उसमें रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरे, चार लोग थे, मेरे लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, और सबने गन रखी थी कि बेटा इस पे साइन करो, घर दे दो। मैंने बोला कर लो, मार दो, नहीं दूंगा। तो उन्होंने सिखाया कि बेटा दुनिया गोल है, तुम्हें आज तुम हमारा काम करोगे, कल तुम्हें हमसे काम पड़ेगा। और हकीकतन उनसे काम पड़ा बाद में जाके। तो वो उस टाइम पे उन्होंने मेयर के पास ये एप्लीकेशन लगाई थी कि ये मैं पता नहीं क्या करता हूँ वहां पे उस घर पे, ठीक है। और जब मुझे बुलाया गया ना पेशी के लिए, मैं वहां गया, तो म्यूनसिपल कमिश्नर और वो भी हंस रहे थे कि यार इस ये बच्चा है, खुदा को मानो। और आपने एक पूरे इदारे ने मिलके, सरकारी इदारे ने मिलके इसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखी, साइन करी और हमें जमा करवा दी। तो वो भी हंस रहे थे, उन्होंने फाड़ के उनके मुंह पे मारी कि यार क्या मजाक कर रहे हो। तो कुछ चीजें जो है ना वो एक्सपीरियंस के बाद लोग पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में बस ये है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। आप उनको जितना भी आगे लेके जाना चाहें। इंटरेस्टिंग बात तो अभी रिसेंट है, मैं ना तो उस इदारे का नाम लूंगा, पर इतना बताऊंगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। जब मैंने उनकी फाइल्स खोली ना, तो शुक्र है वो मेरे लोग मेरे पास ऐड नहीं है। तो आप यकीन करें, उनसे पूछा जाता था ना कि आपकी अपॉइंटमेंट कितने में हुई है, तो वो बोलते थे सर 5 ग्रेड 6 ग्रेड। और अब उनसे अगर देखे ना, फिर मैंने पूछा कि यार तुम लोग अभी जो बैठे हुए वो 18 ग्रेड 19 ग्रेड पे बैठे हुए हो, सरकारी गाड़ी भी छीन ले ली, पेट्रोल बिल के मजे ले रहे हो, कैसे आए। तो बोलते थे कि सर बात ये है मुझे कि ऊपर सीट खाली थी, हम आ गए ऐसे ही, ऊपर कोई आने वाला ही नहीं था। तो ऐसे भी निजाम चलते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है ऐसे उदारों को, कोई करने वाला नहीं है। किसी को काम ही नहीं आता, आप कितना काम करा लेंगे, उनको नहीं आता, वो उनको आगे ही नहीं बढ़ना, वो आगे बढ़ चुके हैं। नीचे वाले वो सर खपाते हैं कि सर इनको कुछ आता नहीं है ये। अब ऐसे ही केएमसी में मैं जिनसे लड़ता था, वो इसलिए लड़ता था हेड ऑफिस में जाके, एप्लीकेशन मैंने बहुत दी कि यार ये 2 ग्रेड का अपॉइंटमेंट इसकी 2 ग्रेड में है, 1 ग्रेड चपरासी आए ही है,
ये 17-18 ग्रेड में आए कैसे? मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई। ये ऐसे लोग, मैं अपने मैट्रिक कॉलेज लाइफ से इस पे उनके पास जाता था कि ये लोग आ कैसे गए। तो वो लोग भी देखते थे कि यार ये बच्चा है, ये हमें आगे बता रहा है कि ये कैसे आ गए। फिर वो पूरा सर्कल मैंने समझा वहां रह के, उस माहौल में। हर डिपार्टमेंट में ना शुरू शुरू में मैं बाहर जाके बैठ जाता था, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, कोई सिंध के अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आते हो, गवर्नमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट में आते हो, मैं बैठ जाता था। मैं देखता था कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन मिलता है, कौन कैसे डील करता है, क्या बातचीत होती है। तो बचपन है, कोई रोकता ही नहीं है, कहीं भी हंसते हंसते खेलते खेलते चले जाओ, वो चेक भी नहीं करते हैं, बस घुस जाओ अंदर। तो बहुत सारी चीजें सीखी। कोर्ट में भी काफी टाइम देखा, बहुत बारीकी से देखा कि हर इदारा चलता कैसे है, डिपार्टमेंट। आपको कोई चीज़ भिजवानी हो कोर्ट के जरिए, आपने कोई चीज़ स्टैम्प करवानी हो, जज के पास जाना हो, जज से बात करनी हो, जज से टाइम लेना हो, तो ये सारी चीज़ें सीखी। वकीलों के साथ नहीं रह के, अकेले करके सीखी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो जज भी मुझसे ना, एक मैजिस्ट्रेट थे, वो अड़ गए। उन्होंने पहले तो मुझे कमरे में बुलाया, मैंने गया, उन्होंने बोला कि तुम वकील हो? मैंने बोला नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ। बोले तो तुम्हें ये सारी चीजें पता कैसे? तो मैंने बोला सर, जो इतना टाइम मैंने वक्त देखा है, ऑब्जर्व किया है, उससे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है, मैंने समरी बनाई, नोट करी, आपको पुट कर दी एप्लीकेशन कि भाई मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, मुझे दिला के दो। मैंने बोला सर अब आप मुझे ये बताएं, जब एक एसएचओ, एक डीएसपी, एक एसपी के पास में गया हूँ, एसएसपी तक पास गया हूँ, एसएसपी साउथ ने भी मुझे कॉल करी है, भाई हम तुम्हारा मसला हल करते हैं, तुम्हें चाहिए क्या? मैंने बोला मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल चाहिए मेरा। तो वो बोलते हैं यार ये वो फलाना धमाका। मैं जज के पास चला गया, मैंने बोला सर देखो, मैंने अपने दोस्त को फोन करा, मुझे मेरे मोबाइल की सीडीआर दे दो। उसने सीडीआर दे दी। अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा जब पुलिस के पास होना चाहिए, वही निकालने में 1 साल लगा रही है। मैंने दे दी कि मेरा मोबाइल ये गार्डन पे चल रहा है, ये बच्चा चला रहा है, इससे लाके तो दो। अब पुलिस इतना भी नहीं कर सकती, तो सर काहिल है। मेरी तो एफआईआर काट दो पुलिस के ऊपर, एसएचओ के ऊपर। वो एसएचओ तक, एक बहुत बड़ा नाम है साउथ में उस एसएचओ का, वो तक मुझसे उस टाइम पे कोर्ट में आने से कतराता था कि यार ये फाइग आ गया, मैं नहीं आऊंगा। वो स्टाफ उनका देखता था कि यार तुम आओ, हमसे मिलो, क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हें नया दिलाते हैं, ये करते हैं। मैं बोलता था नहीं, मुझे वही चाहिए, मेरा मोबाइल चाहिए। तो अब अब अड़ जाते हैं तो क्या करें, अड़े हुए हैं, बस जिद्दी हैं। बहुत लोगों ने कोशिश करी कि ये अकड़ टूट जाए। अब इसको मैं अकड़ नहीं कहता, इसको मैं ये कहता हूँ भाई जिसका जो काम है ना, वो बस वो हम सिखाते हैं, और लोग पता नहीं क्यों नफरत करते हैं। अब सर रेहान आप लोगों को, बच्चों को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ये अना जिद ये सब छोड़ दो, जीरो पे आ जाओ, सीखो। अब ये जो बच्चे हैं जो ये चीज़ अभी सीख रहे हैं, यकीन करें मैंने सीखा है तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ठीक है, ये बच्चे जब सीखेंगे तो ये मैं बोलता हूँ उनका ये रिजल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेड है। ये बच्चे जाने काम वाले जो हमारे स्कूल के अंदर हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी से सीख रहे हैं। और जो कोई भी नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं कंप्लेन कैसे होती है, किसी को पता ही नहीं है सरकारी दफ्तर में किसके पास जाना है, क्या काम है, सब डरते हैं। वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वो अजीब जबान वाले आ जाते हैं। तो बस ये वाली सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त। 5 जैसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये कि माशाल्लाह आपकी एज अभी इतनी छोटी-सी है और दिखते आप इतने मासूम हैं, मुस्कुराते आप बहुत अच्छा हैं। लोग आपको कहते हैं आपकी चाल अच्छी है, आपका अंदाज़ अच्छा है, इतने मासूमाना अंदाज़ में एक मासूम-सा बंदा, लेकिन इतनी गहराई, इतनी वसअत, इतना बड़ा तजुर्बा, बेखौफ और निडर और बस करना है, जीना है, मरना है वाला जो एक एलिमेंट आपकी शख्सियत में शामिल है ना, तो वो ना थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है किसी सामने वाले को। तो मैं खुद हैरान होती हूँ और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मजा आता है आपके साथ काम करके। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो बॉसी एटीट्यूड होता है आप में, ये बेगम पे चलता है? वो देखें, ये स्टार, मैं तो हमने तो ये देखा है, जो जिसका स्टार होता है वो वैसा ही है। मैं भी लियो हूँ, वो भी लियो है। अब क्योंकि जब आप सेम एज के होते हैं मैं भी ना ली तो हूँ। फिर नहीं, जब आप सेम एज के होते हैं ना तो फिर आप चला नहीं सकते। ठीक है। और मैं इस पे ये कहूँगा, लोग कहते हैं
कि शादी लड़कों को जो है ना अपने 10 साल उम्र कम की लड़की से करनी चाहिए, 15 साल, वो दबदबा रहे, वो एक चीज़ रहे। जो मेरे सर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लखानी सर हुनैद, तो उन्होंने मुझे सिखाई है कि भाई जब भी शादी, उन्होंने उस टाइम पे सिखाई थी कि जब भी शादी करना वो गैप रखना 3-4 साल का, ताकि तुम संभाल सको, ये सारी चीज़ें हों। उनकी बात तब मैंने मान ली थी, पर अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये तो मैं आपको लाइफ के बाद बताऊंगा, ये वाली चीज़। तो बस वो हम उम्र में ये चीज़ कभी भी नहीं चल सकती है, आप बहुत सी कितना भी कर लें, तो इन दी एंड आपने घर ही जाना है, अपने अच्छा खाना खाना होता है। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। जबरदस्त। वैसे मैं भी ली हूँ, मैं आपको बता दूं। तो बस क्या करें, वो एज एज का है। एक्सपीरियंस तो देखें, हम जो देखते हैं ना वो ऑब्जर्व करना अगर सिखा देना हम बच्चों को, ये एक एलिमेंट कि हर चीज़ का ना अच्छा और बुरा बहुत से मतलब निकलते, पर आप ऑब्जर्व करो खामोशी से। 1-2 साल बाद जाके आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो, आपके अंदर इतना एक हम्म। ऑब्जर्व्ड स्किल्स होती हैं कि आप किसी की बुनियाद पे दो टोक बात कर सकते हो कहीं जाके। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सही। मुझे बताएं, आप टीम वर्क करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसमें सबसे ज्यादा अजीब किस्म का बहाना सुनने को आपको मिला हो? अजीब किस्म का बहाना, हाँ बिल्कुल रहा है। अभी मैं शामिर हैं कोरंगी के बच्चे, उनको बता रहा था कि कराची पोर्ट ट्रस्ट में जो है ना स्टेनोग्राफर चाहिए था। और जब वो स्टेनोग्राफर आया ना, आप यकीन करें, उसको मैंने लैपटॉप दिया। वो 5 साल बड़ा था, यंग था, बीकॉम पास, पर क्योंकि वो सरकारी तो सरकारी होते हैं, उसको मैंने ना लैपटॉप दिया कि आपने ये लिख के दें। तो पता है उसने क्या बोला कि सर मुझे तो लैपटॉप यूज़ करना ही नहीं आता, हमने कंप्यूटर यूज़ करें, मुझे इस पर कीबोर्ड लगा दें आप। और उसको कीबोर्ड भी लगा दिया मैंने बोला अब लिखो, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखो। बोल रहा है ये तो सर होता ही नहीं है, आप मुझे लिखा लिखाया दो, वो मैं टाइप कर दूंगा। तो अगर आप बोलोगे मैं सुनूंगा लिखूंगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो ना करने के बहाने देखें हजार होते हैं दुनिया में। और टीम वर्क की जहाँ से आपने बात करी, मैं टीम वर्क में इतना बुरा था, मैं आपको बता नहीं सकता। जो आ, मैं बार बार इसलिए कोट करता हूँ उनको, जो क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस वहीं से शुरुआत करी है। तो मैं एक एनजीओ में था, वहाँ टीम वर्क थी, वहाँ टीम वर्क करा था, बड़ा बॉसी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम थी, सबको लेके चलते थे, काम सिखाते थे। पर जब मैं एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में आया ना, तो पहले पता है मेरे एक्सपीरियंस लेटर जब मैंने अपनी बॉस से मांगा, वो उनकी डेथ से थोड़े टाइम पहले ही की बात है, तो जब मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिला, उसमें इतना ऐसा लिखा था कि वो पढ़ के मुझे ऐसा हो रहा था कि यार पता नहीं मैं कोई कोई दुश्मन था उस जगह पे, या उस स्टाफ के लिए मैं क्या अजियत भरी चीज था। आज भी मुझे वहां से स्टाफ बोलता है कि सर आप थे तो हम आपको याद करते हैं, आपकी बात आज तक करते हैं हम सबसे, कि यार कोई आया था जो हड्डी बन गया था इस इदारे में काम के हवाले से। वो कोई भी बड़ा बड़ा डायरेक्टर हो, एचओडी हो, डीन हो, कोई भी स्टाफ हो, वाइस चांसलर हो, तो मैं ये बोलता था कि यार इनको काम ही नहीं आता है, इनको काम सिखाओ, बताओ, तो हम हेल्प ही करते हैं ना। तो वो टीम वर्क में पता है उस एक्सपीरियंस लेटर में ये लिखा, पता नहीं क्या लिखा था, कि मतलब जैसे मैं टीम के साथ काम कर ही नहीं सकता, और सिर्फ मेरी बुराई थी, इतना बड़ा और सिर्फ मेरी बुराई थी, वो आज तक मैंने उसको संभाल के रखा है और उसको मैं संभाल के रखूंगा। वो चीज मैंने अपने उन सर को भेजी और मैंने उनको मैसेज करा, सर एक्सपेक्टेड वर्डिंग्स बट फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जिस इदारे से मुझे मिला ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इदारा मुझे ऐसा लिख के देगा। ठीक है, तो सर ने बोला आई विल फिक्स इट इफ यू फिक्स योर एटीट्यूड। तो मैंने अपनी बहन को दिखाया, मैंने बोला देखो ये बोलना है। तो अब वो एटीट्यूड मुझे नहीं पता, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा, सबने किया है, पर वो मैं नहीं कर सकता। मैंने, और उसके बाद 2 घंटे लगे होंगे, मुझे दोबारा एचआर ने लेटर भेजा और उसमें इतनी तारीफें, इतनी तारीफें, इतनी तारीफें मेरी। तो मैंने ना उसको कंपेयर किया कि कौन सा हकीकत है, जो जिसमें हकीकत होनी चाहिए।
मेरे पास 2 एक्सपीरियंस लेटर थे उस जगह पे जो मुझे मिले गए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा खैर होना नहीं चाहिए था। होता तो मैंने सर रेहान को देखें अभी स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग से पहले ही एक चीज बोली थी कि सर बात होती है ना वो दो टोक होती है। अगर किसी को मसला है इदारे में हो, किसी वो बात करना सीखे। जब तक वो बात नहीं करेंगे ना, बताएंगे नहीं कि मुझे मिस रुबाब आपसे मसला है क्या, बच्चों को मिस रुबाब आपसे मसला है क्या, तो वो किसी को क्या पता। अब जब वो शख्स जा रहा है, आप उसको बोल लिख के दे रहे हो ये सारी चीजें, फिर आपने उसको एकदम से इतना अच्छा लिख बना दिया कि जैसे उससे बड़ा कोई कोई मतलब मैं बोल रहा हूँ नेक परवीन आबे जमजम से नहाया हुआ कोई शख्स ना हो, आपने उसको फिर वो भी लिख कर दिया। तो बहन भी हंसती थी मेरे, सब मैंने दोस्तों को भी भेजा, देखो देखो क्या मुझे 2 चीजें मिली हैं, अब इसमें फर्क पहचानो कि मैं असली मैं कौन सा फाइक हूँ। तो क्लैरिटी इदारों ने मेरी बनाई है, वो कभी क्लैरिटी मुझे दे ही नहीं पाए। आप शख्सियत कैसे बनते हैं, लोग बताते हैं ना आपको, आपके बारे में इदारा बताता है जहां आपने काम करा है। तो उसके बाद जहाँ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर टीम वर्क के साथ किया। अब मैंने वहां मेरे साथ मसला ये होता था ना, वो टीम इस लायक थी नहीं कि उनके साथ काम किया जाए पहली चीज। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम अब उस इदारे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी को लात मार दी, खुद खुद भाग गए कि उनको पकड़ा जाए एंड में। तो सालों बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार फाइक ठीक था उस टाइम पे जैसा भी था, पर ये मुंह पे बोल कर गया था और एक एक चीज मुंह पे बोलता था। देखिए हम अगर किसी के घर पे उठते बैठते हैं ना, 3 वक्त का खाना खाते था मैं वहां पे, तो मैं उनको सच बताता था। अगर मैं क्या करता, हाथ मिला लेता इदारों के साथ, लोगों के साथ। आज मैं उस टाइम पे मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में था, अभी भी बैठा होता। तो इज्जत जो है ना, मैंने इज्जत बनाई है। इदारे नहीं समझते, लोग नहीं समझते, अना का मसला बनाते हैं, बना लें। अब देखें ये लाइफ फेज है। वो जिस स्टेज पे थे वो बहुत सीनियर थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अभी भी करता हूँ उन सब लोगों की। पर वो जिस फेज से आए ना, उस टाइम टेक्नोलॉजी चीज लोग माइंडसेट अलग था। एक न्यू जनरेशन आती है, एक नई लहर आती है हर चीज की, मैं उसमें से था। ठीक है, अभी जो आपके पास बच्चे हैं आपके स्कूल में, वो कुछ और हैं। ठीक है, वो मुझसे भी आगे भागने की कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं। मैं तो खुद जेलस होता हूँ यार, मैं ये बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये चीज मैंने समझ ली, वो लोग नहीं समझ पाए जो मुझसे सीनियर थे। चलें कोई बात नहीं, हमारी जनरेशन है, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। दूसरे स्टाफ मेंबर हैं, फैसिलिटेटर क्यों रखे हैं हम लोगों ने, उनको फैसिलिटेट करने के लिए रखे हैं। टीचर बना देते तो क्या करते, तो वो दबदबा रोप अपना जैसा होता है वो ही रखते। वो फैसिलिटेटर भी उन्हीं के साथ घुल मिल जाए, उन लोग बच्चों के साथ, वो उतनी एज ग्रुप के साथ। अब जो जनरेशन आ रही है वो डिफरेंट है, वो जल्दी अडॉप्ट कर रही है। तो वक्त बदलता है, वक्त के साथ बदलना सीखना चाहिए लोगों को। और जो लोग अना का मसला बनाते हैं ना कि ये सीट है, ये कब्र में भी लेके जाएंगे सीट, तो मैं बोलता हूँ कि अल्लाह करे जल्दी इनको जो है सामना हो ऊपर वाले से, तो वो सीट जो है ना उनकी कब्र पे जाके रख के मैं उसके ऊपर बैठूंगा और पूछूंगा कैसा लग रहा है। जो पता नहीं अना का बनाते हैं लोग मसला कि बस हम सीट में हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। मैं एज ए स्टूडेंट ना उस इदारे में कुछ भी नहीं था, मैं एक एज ए स्टूडेंट था। ठीक है, बहुत इज्जत करता हूँ उस जगह की, पर वो इदारा मुझे इतना फेल करता था पता है, जानबूझ के। और मैं टीचर से अगर पूछूं ना कि यार मिस आप मुझे ये बताओ कि आपने फेल क्यों कर दिया, आप टोटल काउंटिंग करें रिपोर्ट कार्ड जैसे होती है उस यूनिवर्सिटी में, आ, मैं स्क्रीनशॉट लेके पहले रखता था, टीचर को दिखाऊं कि सर आपने इतने मार्क्स दिए हैं, वो 80 बन रहे हैं, आपने 45 तो कर दिया टोटल में। वो टीचर मुझे बोलता था फाइक बेटा हम मजबूर हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद मैं उनसे क्या पूछूं, जब उस टीचर ने यही बोल दिया, मैं मालिक को क्या बोलूं कि आपका इदारा कितना 4 चांद पे जा रहा है। मेरी तो दुआ है वो जाए। ठीक है, सबकी भलाई है इसमें, एक सबने पढ़ना है आगे। पर मुझे आज तक नहीं समझ आया वो मैं क्यों था अकेला। मेरा मेरी डिग्री मुझे नहीं दे रहे थे, मैं इतना लड़ता था कि भाई डिग्री तो दो। वो रजिस्ट्रार साइन नहीं करता था, आपको पता है, उसको रोका जाता था कि यार इसको नहीं देना डिग्री। वो नीचे की मैनेजमेंट की इतनी स्ट्रांग मोनोपोली थी मेरे लिए। और मैं मालिक को बोलता था कि सर देखें आपका ये है इदारा, असली चेहरा ये है जो बच्चों के साथ होता है।
रजिस्ट्रार डायरेक्टर फाइनेंस क्लियरेंस नहीं देता था। उसके लिए मैंने मालिक को बोला कि सर रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी है कि इधर बोल दें। अब आप देखें ना, वो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर 10,000 बच्चा वहां से निकला है, 15,000 निकला है, अभी 5,000 बच्चा पढ़ रहा है, उस 5,000 में से सिर्फ एक फाइक दिखता था कि जिसकी डिग्री रोको, पेपर रोको, कुछ भी हो, ये पास नहीं होना चाहिए यहाँ से। मालिक रिक्वेस्ट कर रहा है उस रजिस्ट्रार डायरेक्टर फाइनेंस से मेरा आईडी नंबर भेज के कि क्या इशू है। तो वो पता है क्या रिप्लाई आता है, सर इट इज रेडी, इट इज ऑलरेडी ऑन माई टेबल, आई एम सेंडिंग दिस विद इन 2.5 आवर। 2 घंटे में वो चीज आ गई मेरे पास। सर का मैसेज आया, काइंडली प्लीज गो एंड कलेक्ट। भाई एक चीज रखी हुई थी, वो इधर ये वो लोग हैं जिसपे मुझे हंसी आती है ना। आपने पूछा कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ऐसी क्या थी, उस इदारे ने मुझे समझे जनवरी में, अगर जनवरी में पास आउट करा, ठीक है, जनवरी में पास आउट हो गया, रजिस्ट्रार ने मुझे लिख के दे दिया मैं पास आउट हूँ, पास हो गया, सही है, डिग्री दो। अब वो एडमिशन रजिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं, यार फाइक तुम्हें तो पता है तुम्हारे साथ तुम्हें एक और कोर्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला अब ये पॉसिबल ही नहीं है, जब रजिस्ट्रार ने लिख दिया, एक बहुत बड़ी बात होती है ना। मैं तो कोर्ट में जाता है, यूनिवर्सिटी बदनाम होती है, कोर्ट में घसीटता है ऐसे घटिया लोगों को, कि जाहिल लोगों को तो उन्होंने रजिस्ट्रार बनाया था, पता नहीं क्या बोलूं मैं। जब अब ओन कोई नहीं करता, वो बोलते हैं यार हम प्रेशराइज हैं। फिर भी मैंने एक कोर्स पढ़ा, अपनी पूरी फीस दे के पढ़ा, ठीक है। फिर मुझे दोबारा रजिस्ट्रार देता है 8 महीने बाद लेटर कि अब मैं दोबारा ग्रेजुएट हूँ। ये मजाक नहीं है तो ये क्या है किसी के साथ, आप बताएं। तो मैं क्या सीखूंगा ऐसी चीज, और मैं दूसरों को क्या नसीहत दूंगा कि जाओ भाई इस यूनिवर्सिटी चले जाओ। तो मैं तो बस देखिए ना, अब लोग लोग करते हैं मेरे साथ। अब लोग खुद अपनी अना का मसला बताते हैं, मेरा डोमेन कुछ और होता है, लोगों का अपना अपना डोमेन होता है, उनको यही नहीं पता कि उनका क्या डोमेन है। अभी भी तो उस उतारे में ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत से, काबिलियत से बैठे हुए हैं उस जगह पे। उनको तो खैर पुराने लोगों को निकाल दिया, या निकाल दिया, वो छोड़ के चले गए, अल्लाह जाने। पर अब ऐसे काबिल लोग क्यों आ गए उस जगह पे, हमारे जाने के बाद ऐसा क्या था जो हम बोलते थे तो नहीं समझ आया, पर अब समझ आ गया उनको। और वो काबिल लोग अपनी काबिलियत दिखाते हैं, वो बच्चों को एंटरटेन करते हैं। तो मैं तो खुश होता हूँ कि भाई मैं जो था इनके मुंह पे बोलकर आया, ताकि इनको पता चले कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है किसी इदारे में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है सारी जो लाइफ में हुई हैं, अप एंड डाउन हमने ऐसे ही देखा है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता था, एग्जाम्स में हो, किसी भी चीज में हो, स्पेशली वो फाइक हाईलाइटेड होता था, हर चीज में एग्जाम्पल बनता था। हम तो इज्जत से जाते हैं, लाइन में लगते हैं, अभी भी अगर उस जगह पे जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, लाइन में लगते हैं, कार्ड जमा कराते हैं, उनसे अपना हम विजिटिंग कार्ड लेते हैं और चले जाते हैं खामोशी से। अभी भी वहाँ का सारा स्टाफ इज्जत करता है, मिलता है, देखता है। हमें क्या करे, अब आप बताएं, हम नॉर्मली बच्चे हैं, पर ये जो साइकी है ना लोगों की, ये नहीं समझ पाते लोग। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे तो लगता है कि ये जो 30 मिनट्स है ना, ये डबल हो जाएँगे, 60 हो जाएँगे और 90 हो जाएँगे और टाइम पता नहीं चल रहा है। इतनी ज़बरदस्त सी बातें और उनको बताना और वो अंदाज़। मुझे तो लग रहा है कि आपके पास अगर वक़्त हो तो मैं थोड़ा और वक़्त ले लूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको नहीं नहीं, एंडिंग की आप तरफ बिल्कुल नहीं, करूँगी। बिल्कुल। फ़ाइक मुझे ये मैं ले सकती हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आज इस इंटरव्यू को ना अपना 30 मिनट या फ 35 करके इसको ख़त्म आपका करूँ। नहीं सारा, बेगम का मैसेज आ गया, 10 मिनट है आपके पास टाइम आउट करने के लिए। बस अब देखें बेगमें आती, हमने ना हर इदारों को अपना बेस्ट देते हैं। जितना बेगमें जवाब, बेगमें नहीं नहीं, इदारों को हुँ, अभी तो खैर तो अच्छा नसीब नहीं आया, आगे अल्लाह ने चाहा तो नसीब नसीब की बात है। तो जितना है हद अल्लाह हो का गई। शुक्र, जितना है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं भाई, बहुत अच्छी बेगम है। पर आपको पता है टाइम टाइम सबको देना पड़ता है। हाँ, आपने जो ये बात कही ना, टाइम सबको देना पड़ता है, बहुत खूबसूरत आपकी ये बात है। और बल्कि आप ये उसूल अपने आप पे नहीं, ये दूसरों पर भी जो है ना, इस पर आप लागू करवाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि दूसरे भी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो जब घर जाएँ, तो फ़ौरन-फ़ौरन
अपनी फैमिली को टाइम दें, और मतलब ये फीडबैक भी मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छा लगा था कि इस तरीके से हम अपने टाइम को किस तरह रिस्पॉन्ड करें। तो आपने खैर इजाज़त मुझे दी थी, मुझे लगता है कि वक़्त जी, आपको जी। इजाज़त नहीं दे रहा, आपके पास सिर्फ 6-7 मिनट है लॉग आउट नहीं, होने के नहीं, लिए, आप लेकिन बिल्कुल बहुत लें, आप बिल्कुल लें। बस मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगी कि कोई ऐसा पसंदीदा कोई बात, कोई कॉल, कोई उसूल जो आप अपनी लाइफ में हमेशा सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होता है, वो क्या है? वो राज़ शेयर कर दें आप। देखें, हाई प्रायोरिटी पे तो अब मैं लेकर आ गया हूँ फैमिली को इस साल। इस साल अगर कहूँ तो आपकी फाउंडेशन, आपके स्कूल, आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, इससे पहले मैंने हमेशा जिनके साथ काम किया, जिनकी फैमिली के लिए किया, जिन लोगों के लिए किया, उनको रखा। अपनी फैमिली को बस वो एक चीज़ होती है ना कि यार आप जहाँ काम कर रहे हैं ऑनेस्टी से करें। ना सुबह शाम रात में कुछ भी नहीं देखता था, कुछ भी हो, कॉल होती थी और मैं गायब हो जाता था घर से। मैं तो ऐसा भी रहा हूँ, महीने महीने में घर जाता था। तो बहुत टाइम बाद पता चला कि फैमिली की भी टाइमिंग होती है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ये उस आप ना सीखते हैं, किसी इदारे में जाते हैं ऑब्जर्व करते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है। सर रेहान अपने बच्चों के साथ देते हैं, तो जैसे हमारे साथ हैं वैसे वो बच्चों के साथ हैं। ऐसे ही बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से नहीं भी देखे जिनके साथ मैं रहा हूँ। पर अब फ़िलहाल तो प्रायोरिटी मैं बोलता हूँ फैमिली होनी चाहिए। तो पहले मेरी नहीं थी हाई प्रायोरिटी, उसके बाद जो है देखें ऑनेस्टी है। किसी को चुभता है चुभे, क्या कर लेके क्या जाएंगे इतनी सी लाइफ में। आप अगले सेकंड का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप अगर अभी दो लोग होते हैं ना, जिनको हजम हो जाता है, जिनको हजम नहीं होता, हमें हजम नहीं होता, जिनको हो जाता है वो उसी लाइन में भाग रहे हैं, गलत करने में, गलत कमाने में, चुगली वो उस अना रखने में, हसद रखने में। तो बहुत सी चीज़ें आप कॉल देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, आप मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, पर उससे सीखा भी करें। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आप अच्छा करते हैं। मुझे अच्छा ही मिला है, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी मैं इज्जत करता हूँ बहुत से लोगों की, बहुत से लोगों की हेल्प करता हूँ। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। कोई मुझे बुलाता है मैं चला जाता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी आना वाना नहीं है भाई। ठीक है, वो अब पर मैं यही सोचता हूँ कि यार ये बुलाते किस मुंह से, ये मतलब जब मैं इनके पास रहा हूँ, रहता था, जैसे भी लोग थे, जितने भी थे माजी के, कुछ तो बहुत अच्छे थे। वो जितना बुलाए मैं तो 1000 बार जाऊं उनके घर पे यार, उनके पाँव धो के पीऊँ मैं, क्योंकि मुझे वो इतने इंस्पायरिंग लगे लोग। और कुछ लोग ऐसे मैं बोलता हूँ कि यार इनके किस मुंह से बुलाते हैं मुझे अभी भी अपने काम के लिए। तो फिर भी मैं जाता हूँ, करता हूँ, कोई बात नहीं। वक्त वक्त की बात है, एहसास जो है किसी के जाने के बाद ही होता है। तो जहाँ हैं सब्र शुक्र करके खाएं, जितना मिल रहा है सब्र शुक्र करके खाएं। ठीक है, ज़्यादा के पीछे ना भागें। मुंह के बल गिरते हैं इंसान। बहुत कम लोग होते हैं जो ज़ीरो से शुरू करना जानते हैं। मैं हमेशा ज़ीरो से शुरू करता हूँ। कोई मेरे साथ बुरा करता है ना, मैं बोलता हूँ ठीक हूँ, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अपना नंबर बंद, गायब 4 महीने के लिए। ये मेरी बेगम अक्सर बोलती है कि मेरी बहन को भी पता है, मैं गायब हो जाता हूँ 4 महीने में। अच्छा, उस 4 महीने में मैं अपने कमरे से नहीं निकलता, मैं सोता रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, गाने सुनता हूँ। जो मेरी अच्छी चीज़ें जो मैंने करनी है ना, मैं वो करता हूँ। कभी भी मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा। अभी वरियाम का मैसेज आया, इसको भी बता दूं, कोई बात नहीं, आपकी भी दरख्वास्त मिसरूफ आपने सुन ली है। आपको एक और स्टाफ हम भेज देंगे बहुत जल्द कोरंगी में, तो खुश रहें आप भी। आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि एक रात आप वहाँ सोएंगे। आपका एक वहम है ना कि आप अकेले पता नहीं कौन हसरात आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए भेजा है कि आप सीखें। ठीक है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उस जगह गए, उससे भी और आगे जगह जाएंगे, वहाँ पे माहौल अलग है, वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है, आपको अच्छे से रखेगा भाई। कोई आपको ऐसा नहीं है, सब खाना भी देंगे आपको, प्यार से रखेंगे, सरलता बहुत अच्छे हैं। तो बस ये सारी चीज़ें, हम किसी के साथ गलत नहीं करते। हमारे साथ, मेरे साथ बहुत लोगों ने गलत किया है। मैं बोलता हूँ अगर अब वो माफ़ी मांगते हैं ना, तो क्या फ़ायदा उस माफ़ी का। लोग बोलते हैं कि यार माफ़ कर दिया करो, मैं कर देता हूँ। मैंने उस टाइम पे बोझ नहीं रखा। तो आपको पता है, मैं बताता हूँ, इकरा में ना मुझे 9 बार एक डायरेक्टर रहे हैं, बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने निकाला 9 बार।
वो कब निकालते थे? जब मालिक मुल्क में नहीं होता था। अच्छी बात है, वो करें, निकालें। फिर मैं ढीठ बन के सुबह आ जाता था, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में बैठ जाता था, मैं दूसरे ऑफिस जाके बैठ जाता था, पर मैं ढीठ था, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए। वो रो रो के गालियां भी देता था कि यार तुम जाते क्यों नहीं हो। मैं बोलता था क्यों जाऊं जब तुमने ही नहीं रखा। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा काम अलग है, मेरा डोमेन अलग है। आप सबसे पहले तो इंसान अपना डोमेन पहचाने के यार वो किस मकसद के लिए लाया गया है, उस मकसद को पॉलिश करे। ऐसे लोगों के साथ बैठे उठे जो उसको उस मकसद में आगे लेके जाए। ठीक है, बच्चा है, उस मकसद में सर रेहान क्या कर रहे हैं, उस मकसद में ही आगे लेके जा रहे हैं ना। जिसका जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो पत्थर की लकीर है, वो ट्रेन की पटरी पे चलते रहना है। पर ट्रेन कहीं तो जाएगी ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, अच्छी जगह ही जा रही है ना। आपको खड्डे वाले इलाकों से लेके पहाड़ों में ही लेके जा रही है ना ट्रेन। तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। बस लोग समझ जाएं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही बोलूंगा, और तो खैर कुछ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी ये शाम, और इस शाम के साथ है हमारे साथ बहुत अच्छी सी गर्म चाय, जो हमारी शाम को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके इस कीमती लम्हात का, और ये सब बातें, अपना एक्सपीरियंस एक मज़ेदार अंदाज में शेयर करने के लिए। मैं चाहूँगी आपसे भी इजाज़त, और बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आपके इस कीमती वक़्त का। मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह बस हाफ़िज़। चेकआउट जी, पे जी। क्लिक करूंगा, जैसे ही आप एंड करेंगी ना, मैं चेकआउट कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ ही चेकआउट करूँगी, हम सब एक साथ ही चेकआउट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।